गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने नियंत्रण और समन्वय के बारे में चर्चा किया था और उसमें हार्मोन हम लोग का आखिरी टॉपिक था कि हार्मोन के 5 वर्गीकरण के बारे में हमने दो के बारे में सिर्फ पढ़ा था। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग का नया टॉपिक है तीसरा प्रकार के बारे में। आइए देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? हार्मोन्स के तीसरे प्रकार के बारे में आइए पढ़ते हैं। ये ऐसे रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो बीज के भ्रूणपोष एवं पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं। ये कोशिका द्रव के विभाजन में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट होने नहीं देते हैं। पर्णहरित को काफी देर तक नष्ट नहीं होने देते हैं। इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है। फलों और बीजों में इसका सांद्रता अधिक रहता है। इसमें क्या बताया गया है कि साइटोकाइनिन में कि इसकी भूमिका विभाजन के समय प्रमुख तौर पर कहलाती है और इसमें जीर्णता मतलब इसको उसका एज क्रैश होने से मतलब बुढ़ापा होने से उसको रोकता है एवं पर्णहरित को काफी लंबे समय तक रखता है। उसमें पत्तियां में जो पर्णहरित पाई जाती है उसको बहुत ही देर तक उसको बनाए रखता है। इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती हैं। फलों और बीजों में इसका सांद्रता अधिक रहता है। ठीक, इसका पत्तियां इसके कारण क्या होता है कि बहुत देर तक पत्तियां हरी भरी रहती है। अब चौथा प्रकार है एब्सिस एसिड। एब्सिस एसिड क्या है आइए देखते हैं। यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स के प्रभाव को उलट देता है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स में जो प्रभाव होता था जिसके कारण जो प्रभाव होता था ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स के कारण उसको यह रोकता है। उसके रोकाव के लिए क्या चीज एब्सिसिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यह जिसे किसी भी पौधे को यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी भी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्ती का विलगन हो जाता है। ऐसे ही बोला गया है कि जैसा मैंने कहा कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स के बारे में बताया गया था, इसके प्रभाव को रोकता है। ठीक, और ऐसे ही मतलब एब्सिसिक एसिड को छिड़कने पर पौधे पर छिड़कने पर यह इसकी वृद्धि में रुकावट आता है। यह पत्तियों के मुरझाने एवं विलगन में सहायक होता है। यह कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरित को रोकता है। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन दोनों को अवरोधक करता है। जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स मतलब कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन से यह क्या करता है, उसमें रुकावट डालता है। इसके छिड़कने पर इसमें क्या क्या ये कार्य होते हैं, इसके छिड़कने पर विलयन में सहायक होता है और कलियों की वृद्धि और बीज के अंकुरित को रोक देता है वो। ठीक है, और पांचवा हम लोग का पांचवा प्रकार क्या चीज है? एथिलीन। एथिलीन क्या है आइए देखते हैं। यह गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह खासकर वैसे उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हैं। यह फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है। ठीक है, यह पौधे के तने के अग्रभाग में बना है और बनता है और विसरित होकर फलों को पकाने में सहायक करता है। अतः इसे फल पकने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि एथिलीन क्या करता है कि पौधों में जो फलें होती हैं और उनमें जो अंकुरित जो फलें आती हैं या फूल होते हैं उनको यह रासायनिक पदार्थ ये अदा करता है। कौन सा? एथिलीन के रूप में जाने वाले हार्मोन के रूप में, एथिलीन हार्मोन के रूप में यह उसे फलों को बढ़ाने में और फूलों को फूलने में सहायक प्रदान करता है। इसे क्या कहते हैं? अतः इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि यह फलों, फूलों एवं बीजों तथा पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है। यह उसी यहाँ ये निम्न जगह पे उत्पादित होता है।
अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये पादप में समन्वय और नियंत्रण किस प्रकार होता है। अब हम लोग देखेंगे जंतुओं में समन्वय और नियंत्रण किस प्रकार पाया जाता है। जंतुओं में विभिन्न प्रकार का रासायनिक क्रियाओं के बीच समन्वय तथा उनका नियंत्रण निम्नलिखित दो प्रकार से होते हैं। जंतुओं में निम्नलिखित दो प्रकार से नियंत्रण और समन्वय पूर्णित होता है। पहला है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय तौर पर नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार होता है आइए देखते हैं। यह तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिका मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इसमें क्या होता है, तंत्रिकाओं का निर्माण होता है और ढेर सारे तंत्रिकाओं को मिलाकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक। दूसरा हम लोग का प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। तंत्रिका तौर पर हमने तो देख लिया कि नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार होता है और रासायनिक तौर पर किस प्रकार होता है आइए देखते हैं कि रासायनिक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त रासायनिक हार्मोन कहलाते हैं। किसे क्या कहते हैं, प्रयुक्त रासायनिक हार्मोन्स कहलाते हैं जो अतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। यह तंत्र अतःस्रावित तंत्र कहलाती है। किसे क्या कहते हैं, अतःस्रावित तंत्र भी कहा जाता है। इस संदर्भ में पौधे और जंतुओं में थोड़ी भिन्नता है, परंतु मतलब पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय केवल रासायनिक होता है। पौधों में क्या होता है कि नियंत्रण और समन्वय केवल रासायनिक तौर पर होता है, तंत्रिकीय नहीं, क्योंकि पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि पौधों में रासायनिक नियंत्रण होता है, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय संपादित होता है। यहाँ पे तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय पौधों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र का होना अति आवश्यक होता है, लेकिन पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय आइए देखते हैं कि तंत्रिकीय तौर पर नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार होता है। जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्तक, जैसे तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं, पाया जाता है। जंतुओं में ऐसे विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कौन से, तंत्रिकीय उत्तक के नाम से जाना जाता है। जैसे तंत्रिकीय उत्तक तंत्रिकीय कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना होता है। किसका, यह तंत्रिकीय कोशिका किसका बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है। अर्थात तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका उत्तक तथा फिर तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे मैंने ऊपर कहा था, इससे ढेर सारे तंत्रिकीय कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका उत्तक, यहाँ पे बताया गया है कि ढेर सारे तंत्रिकीय कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका उत्तक बनाती है और बहुत सारे तंत्रिकीय उत्तक के निर्माण से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदन या उद्दीपन जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग इत्यादि तथा बाह्य संवेदना या उद्दीपन जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या विद्युतीय प्रभाव को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हम लोग का आंतरिक संवेदन मतलब उद्दीपन, आंतरिक संवेदन जैसे कि किस तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि हमें जो भूख लगता है, प्यास लगता है, और यहाँ पे बताया गया है कि जिसे हम हमारे शरीर में रोग होता है। और दूसरा तौर पर है यहाँ पे क्या चीज देखते हैं, बाह्य उद्दीपन के तौर पर जो हमें नहीं दिखाई देता है, जैसे रासायनिक हो गया, क्रियात्मक हो गया, भौतिक रूप से हो गया, जो क्रियाएं होती है रासायनिक तौर पर, वो सब हमें जो नहीं दिखाई देते हैं वो बाह्य उद्दीपन के तौर पर समझा जा सकता है उसे। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से बना होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है कि मस्तिष्क मतलब ब्रेन, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से बना रहता है तंत्रिका तंत्र। कुछ निम्न स्तरीय जंतुओं में मतलब जैसे हाइड्रा, निम्न स्तरीय जंतु हाइड्रा में मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाए जाते हैं, परंतु नियंत्रण और संवहन की क्रिया दोनों में मूल रूप से एक ही होता है। अतः सभी जंतुओं में तंत्रिका नियंत्रण और संवहन के लिए
प्रयुक्त रचना की इकाई तंत्रिका कोशिका ही है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में अगर हम देखते हैं तो उसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड से तंत्रिकाओं से बना रहता है, मतलब तंत्रिका तंत्र। और निम्न स्तरीय जंतुओं में से जब हम देखते हैं तो उसमें देखे पाते हैं कि उसमें मेरुरज्जु और यहाँ पे मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, उनमें मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाता है। ठीक, तो उसके कारण हम क्या कहेंगे कि निम्न स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सिर्फ कोशिकाओं, यहाँ पे बोला गया है कि तंत्र के नियंत्रण और संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई तंत्रिका कोशिका ही सिर्फ होती है, ना कि बहुत सारे जो यहाँ पे 3 प्रकार की बोला गया वो सहायक रूप से निकल होती है, लेकिन सहायक रूप से निकल आती है उसके लिए सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण होता है, तंत्रिकीय कोशिकाओं का होना। और यहाँ पे निम्न स्तर के जंतु है और निम्न स्तर के जंतुओं और क्या पे उच्च स्तर के जंतुओं में यह सामान्य रूप से पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, आइए देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन किस प्रकार पाया गया है। बोला गया है कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिका काय होता है जिसे स्पाइटोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्पाइटोन कहते हैं। साइटोन कहते हैं। साइटोन में कोशिका द्रव तथा बड़ा न्यूक्लियस होता है। साइटोन में क्या होता है कि बड़ा कोशिका द्रव, साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। कोशिका द्रव में अनेक निसर कणिकाएं पाई जाती है। कोशिका द्रव में क्या होता है कि अनेक निसर कोशिकाएं भी पाई जाती है। साइटोन से अनेक पतले तंतु या प्रवर्धक निकले होते हैं। अब क्या है कि साइटोन में बहुत सारे पतले तंतु या प्रवर्धक भी निकले हुए रहते हैं। इन तंतुओं में से एक जो अन्य की अपेक्षा बहुत लंबा होता है अक्ष या एक्सॉन कहलाता है। अब इसके पश्चात जो तंतुओं के एक्सॉन में जो पतले तंतु या प्रवर्धक निकलने के कारण जो सबसे लंबा पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन या अक्ष के रूप में जाना जाता है। एक्सॉन में कोशिका द्रव्य भरे रहते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक्सॉन में क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य भरा रहता है। एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य प्रवर्धक जो सामान्यतः छोटी और शाखित होते हैं डेंड्राइट कहलाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक्सॉन की कोशिका द्रव में भरे रहते हैं। एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य प्रवर्धक जो सामान्यतः छोटी होती है वो कौन सी कहलाती है? डेंड्राइट्स। विभिन्न प्रकार डेंड्राइट्स कहलाती है। डेंड्राइट का स्वतंत्र शिखा शाखित होता है। तो डेंड्राइट का स्वतंत्र शिखा मतलब खुले रूप में पाया जाता है। डेंड्राइट विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को संवेदी अंगों जैसे कान, नाक, जीभ आदि से ग्रहण कर साइटोन को पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया डेंड्राइट विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को संवेदी अंगों के रूप में, मतलब यहाँ पे संवेदी अंग कौन कौन से हैं? कान, नाक, जीभ, जो हम लोग ग्रहण करते हैं या टेस्ट के रूप में हम लोग उसे उपयोग करते हैं, उससे हम लोग ग्रहण करके कहाँ लेके जाते हैं? साइटोन को पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे साइटोन को पहुंचाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में साइटोन को पहुंचाया जाता है। साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। साइटोन उसको क्या करता है कि विद्युत आवेग में उसे परिवर्तित कर देता है। फिर एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ता। अब यहाँ पे फिर क्या होता है कि एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका तंत्र से वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ने लगता है। ठीक, अर्थात एक्सॉन में आवेग का चालन साइटोन से दूर होता है। क्या होता है कि एक्सॉन में आवेग का जो चालन था वो साइटोन से दूर में पाया जाता है, जबकि डेंड्राइट संवेदन को साइटोन की ओर ले जाता है। लेकिन क्या होता है कि डेंड्राइट्स क्या करता है? साइटोन की ओर संवेदना को साइटोन की ओर ले जाता है। एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ जैसी रचना में समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक्सॉन जो है अपने अंतिम छोर पर, उसके अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ जैसी रचना में समाप्त हो जाता है। कि जो
एक्सोन था वो अंतिम तौर पर क्या होता है कि वो अपना बिखराव कर देता है और बहुत सारे पतली शाखाओं में विकृत होने के बाद वो अपने अंतिम छोर पर एक गांठ के रूप में वहां पे बंधित हो जाता है, जिन्हें सूत्र युग्म गांठें या साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नोब्स या सूत्र युग्म गांठें भी कहा जाता है। एक्सोन या तो पेशियों या ग्रंथियों जैसे अंगों में समाप्त हो जाते हैं। एक्सोन कहाँ समाप्त होते हैं? तो पेशियों या ग्रंथियों जैसे अंगों में समाप्त हो जाते हैं, जहाँ ये उन अंगों को उत्तेजित करते हैं या दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि एक्सोन या तो पेशियां ग्रंथि जैसे अंगों में समाप्त हो जाते हैं, नहीं तो जहाँ यह उन अंगों को उत्तेजित करता है, मतलब यह अंग को जहाँ उत्तेजित किया जाता है वो दूसरे न्यूरॉन के संपर्क में आकर स्थापित हो जाते हैं, वो दूसरे न्यूरॉन के संपर्क में आ जाते हैं। इस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। इसी स्थान पर एक्सोन की स्वतंत्र शाखाएं एक प्रकार की रासायनिक पदार्थ एसिटाइलकोलिन स्रावित करती है। इस स्थान पर एक्सोन की स्वतंत्र शाखाएं क्या करती है कि रासायनिक पदार्थ, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ, कौन सा? एसिटाइलकोलिन स्रावित करता है, मतलब एसिटाइलकोलिन वहां पे स्रावित किया जाता है इन्हीं शाखाओं के द्वारा, जो तंत्रिका आवेग को एक्सोन के दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाता है। जो तंत्रिका क्या कहता है? जो तंत्रिका आवेग को एक्सोन की दूसरे न्यूरॉन में डेंड्राइट्स में पहुंचाता है। दूसरे न्यूरॉन, यहाँ पे बोला गया था कि ऊपर में बताया गया है कि जब दूसरे न्यूरॉन के संपर्क में आता है तो दूसरा न्यूरॉन के मिलने के बाद यह तंत्रिका यह जो स्रावित करता है एसिटाइलकोलिन, उसको न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया कि ये एक्सोन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ का एक आवरण होता है, जिसे मेड्यूलरी या माइलिन शीथ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मेड्यूलरी या माइलिन शीथ भी कहा जाता है। माइलिन शीथ कुछ दूर पर नहीं पाए जाते हैं। वे जगह जहाँ माइलिन शीथ नहीं होते हैं रेनवियर के नोड कहलाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे ये नोड्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब ये जो माइलिन शीथ जो बोला गया है कि माइलिन शीथ जहाँ पे नहीं पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? रेनवियर के नोड्स कहते हैं। और जहाँ पे यह माइलिन शीथ कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ चर्बीदार पदार्थ उपस्थित रहते हैं। ठीक, दो नोड के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं और दो नोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कि इंटरनोड्स कहते हैं। माइलिन शीथ के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसे न्यूरिलेमा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कि न्यूरिलेमा कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा कहते हैं। न्यूरिलेमा के अंदर क्या होता है कि कोशिका द्रव में कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है। इस तरह न्यूरिलेमा चपटी तथा लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है। केंद्रक के पाने से क्या होता है कि वो कोशिका चपटी तथा लंबी बनी रहती है। इन कोशिकाओं को श्वान कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कि श्वान कोशिका कहा जाता है। ये कोशिकाएं एक्सोन के ऊपरी एक झिल्लीदार आवरण के रूप में रेनवियर के नोड्स तथा इंटरनोड्स को पूर्ण रूप से ढके रहते हैं। क्या करते हैं कि ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि एक्सोन के ऊपर की एक झिल्लीदार आवरण के रूप में रेनवियर के नोड्स तथा इंटरनोड्स को पूरी रूप से ढक देता है। जब एक्सोन बहुत लंबा होता है तो वह
तो वह तंत्रिका तंतु कहलाता है। जब एक्सोन जब बहुत लंबा के रूप में जब पाया जाता है तब उसको क्या कहते हैं, तंत्रिका तंतु भी कहा जाता है। तथा कई तंत्रिका तंतुओं के मिलने से तंत्रिका बनता है, और बहुत सारे तंत्रिकाओं के मिलने से तंत्रिका बनता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य का मस्तिष्क। अब हमारे अपने मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। मनुष्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की ही होती है। यहाँ पे बोला गया है कि मस्तिष्क को बहुत महत्वपूर्ण कोमल अंग के रूप में जाना गया है, और तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाएं एक नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मस्तिष्क खोपड़ी की क्या बोला गया है कि मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क जो हमारा रहता है हमारे खोपड़ी के अंदर वो सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा रहता है। किसके? तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली के द्वारा यह चारों तरफ से घिरा भी रहता है, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मेनिंजेस भी कहते हैं। यह झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहर आघातों तथा दबाव से बचाता है। यह क्या करता है? यह झिल्ली बाहर के जो आघातों है उससे उसको बचाता है। मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है, और मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। मस्तिष्क की गुहा भी इस द्रव से भरी होती है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव क्या करता है? मस्तिष्क के बाहरी जो आघात उस पर जो पड़ता है बाहर से, उससे वो सुरक्षित रहता है, तथा यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, तथा यह करता है मस्तिष्क को उसे नम हमेशा के लिए बनाए रखता है। मनुष्य का मस्तिष्क अन्य कशेरुकों की अपेक्षा ज्यादा जटिल और विकसित होती है। यहाँ पे बोला गया है कि मनुष्य का मस्तिष्क बहुत सारे अपेक्षा ज्यादा जटिल और विकसित भी होती है। इसका लगभग औसत आयतन लगभग 1650 मिलीलीटर तथा औसत भार करीब 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 केजी होता है। मस्तिष्क को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि मस्तिष्क को 3 प्रकार में भी यहाँ पे बांटा गया है। पहला कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क के रूप में यहाँ पे मस्तिष्क को बांटा गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि मस्तिष्क के 3 प्रमुख भागों के बारे में बताया गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में। और इसे हम तीनों के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। इससे पहले कि हम लोग का क्लास समाप्त हो, आप लोगों को बता दिया जाए कि जो क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को बोला गया था बनाने के लिए, आप लोग उसको शायद बना रहे होंगे। अगर जो नहीं बना रहे हैं उसको क्या करना है कि उसको कंप्लीट अभी बना लेना है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया गया था कि क्वेश्चन आंसर जो बनाना है इसका भी बनाना है अभ्यास के तौर पर, और दूसरा इसको रफ के तौर पर बनाना है, और दूसरा इसको फेयर भी करना है। ऐसा नहीं बोल रहे रफ के तौर पर, मतलब इसे आप लोग जितना आपसे हो रहा है उतना उसको आप लोग बनाइए। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि जिस समय हम लोग जब क्लास लेते हैं तो जो रीडिंग का जो नियम है उसके अनुसार आप लोग को पढ़ाई करना है। ठीक है, जैसा कि बोला जाता है कि क्लास होने से एक दिन पहले पढ़िए, फिर जिस समय क्लास होता है उस समय भी आप लोग वीडियो देखते हुए भी क्लास करना है। और दूसरा बात, जब वीडियो आप लोग देख लिया, आप लोग जब पढ़ लिए, आप लोग को जब समझ में आ गया, जो नहीं आया जिसको आ गया उसके बाद भी आप लोग को एक बार रीड कंपलसरी, आप लोग को 3 बार रीड करना ही करना है। और आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग को पढ़ाई में जाए। ठीक है, और इसमें आप लोग को क्या करना है, जो तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय के बारे में बताया गया, तो आप लोग को यहाँ पे चित्र 5.6 के बारे में बोला गया है।
और तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। इसमें क्या बोला गया कि चित्र के अनुसार आप लोगों को सब चीज डिटेल में समझाया गया। मैंने आप लोगों को चित्र दिखवाया नहीं है, मैंने आप लोगों को बस खाली रीड करके समझा दिया गया है। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे चित्र के अनुसार देखते हुए आप लोग इसको बस खाली पढ़ना है। इसके रचना के तौर पर बताया गया है कि यह किस प्रकार है और किस प्रकार बताया गया, ठीक। तो उसको बस खाली आप लोग को रीड करना, कुछ बड़ा बात नहीं है। और बस खाली जो मैंने पढ़ाया वही चीज से में और कुछ हार्ड वर्ड में नहीं बताया गया, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि अभी के समय में आप लोग बस खाली ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहें, घर पे रहें और ज्यादा से ज्यादा समय घर पे ही व्यतीत करें, ठीक है। थैंक यू।